हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आइए, आपका हार्दिक स्वागत है शिखा मैम की कॉमर्स पाठशाला में। कल तक हमने देखा कि सेक्शन डी हम कर चुके थे और सेक्शन डी में जो है ख्याति का मूल्यांकन और पार्ट 2 का जो है वित्तीय पत्रकों का विश्लेषण हमने किया। आज जो है बेटा हम करेंगे सेक्शन सी के सवालों को, जो कि बहुत ही आईएमपी है। और सेक्शन सी में कौन कौन से चैप्टर सवाल आते हैं, तो पार्ट 1 से लेसन नंबर 1, 4, 7, ठीक है। तो यहाँ पर जो है मैंने क्वेश्चन 2 लिखे हैं। कितने सवाल आते हैं, तो जो है कितने सवाल आए कि आपके जो है मार्क्स पूरे बन जाए। तो यहाँ पर 4 सवाल हैं। टोटल नंबर आपका होता है सेक्शन सी 12 मार्क्स का। कल भी हमने डी का 12 मार्क्स देखा, आज हम सी का 12 मार्क्स देंगे। कल 3 क्वेश्चन आए थे, आज कितने आएंगे, 4 आएंगे। ठीक है, वो 4 कहाँ से आएंगे, तो पहले से आएगा, चौथे से आएगा और 7वें से आएगा। तो सबसे पहले चैप्टर से क्या आता है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कुछ आईएमपी हैं जिसे करवाया जा रहा है। तो आपको सेक्शन सी सॉल्व करने के लिए पहला, चौथा, 7वां ये 3 चैप्टर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो करवा रही हूँ मैं, उसे आप करेंगे मेरे साथ में, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, ए, बी और सी समान हिस्से के साझेदार हैं। उनकी पूंजी रुपया 4,50,000 है। उनकी पूंजी का अनुपात 1:3:2 है। पेढ़ी पूंजी पर वार्षिक 9% की दर से ब्याज चुकाती है। साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित कितने मिल रहे हैं, 73,500। मतलब एक साझेदार ऐसा है डियर कि जहाँ पे हमें पूंजी के ब्याज सहित लाभ कितना मिल रहा है, 73,500 मिले हैं। साझेदार ए और बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रुपया मिलेगा, वो हमें फाइंड आउट करना है। तो हमें जो जो दिया गया वो हम निकाल लेते हैं। तो कॉलम बना दिया, विवरण, 3 साझेदार हैं ए, बी, सी। अब देखो पूंजी का अनुपात कितना है, तो पूंजी वैसे आप देखेंगे तो पूंजी है कितनी, 4,50,000। कितना है बेटा, 4,50,000। अब इसका जो है अनुपात कर दीजिए, 4,50,000, 4,50,000 गुणे 1:6 कितना आएगा, 75,000। 4,50,000 गुणे 3:6 कितना आएगा, 2,25,000। 4,50,000 गुणे 2:6 कितना आ जाएगा, 1,50,000। अब क्या बोला गया है कि पूंजी पर ब्याज कितने परसेंट, 9%। तो 75,000 का 9% करेंगे तो कितना आएगा, 6,750। आप लोग भी कैल्सियम करते जाइए। 2,25,000 गुणे 9% कितना है बेटा, 20,250। उसके बाद 1,50,000 का 9% करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 13,500। ठीक, यहाँ तक अब सभी को क्लियर है। देखो सबसे पहले हमने पूंजी का अनुपात निकाला, पूंजी का अनुपात निकल गया। उसके बाद हमने पूंजी पर ब्याज कितना परसेंट, 9%। तो सबका कितना परसेंट कर दिया बेटा, 9%। यहाँ तक आप सभी क्लियर है। ओके, अब बोला ध्यान से देखना, यहाँ पर एक सस्पेंस है जो आपका दिमाग घुमा देगा, लेकिन हम उसे पकड़ कर लेके आएंगे। कैसे, पूंजी, साझेदार सी को पूंजी के ब्याज सहित रुपया कितना मिल रहा है, 73,500। यहाँ देखिए सबके सब, सी को पूंजी के ब्याज सहित कितना मिल रहा है, 73,500। यानी कि कुल रकम कितनी मिल रही है, 73,500। किसको, सी को। अब हमें यदि एक का पता है, अब यहाँ पे करते जा रहे हैं। देखो यदि ब्याज 13,500 है, तो ऐसा क्या कर दिया जाए कि कुल रकम 73,500 आ जाए। तो 73,500 में से 13,500 माइनस करोगे तो आपका जो लाभ का रकम है वो कितना आएगा, 60,000। ठीक, देखो 13,500 अपना पूंजी पर ब्याज था और हमें टोटल जो है लाभ का रकम कितना दिया है, 73,500, जो कि पूंजी के ब्याज को मिलाकर है। तो यदि पूंजी का ब्याज दिया है और कुल नंबर दिए गए हैं, कुल लाभ दिए गए हैं, तो आप क्या कर सकते हो कि पूंजी और लाभ को मिलाकर जो अमाउंट दी गई है उसमें से आप ब्याज को माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, कुल लाभ मिल जाएगा। किसका, सी का। ठीक, अब ऐसे करके जो है हम बी का ज्ञात करेंगे और ए का ज्ञात करेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको पहले से दी गई थी, इसको हमने निकाला। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। ठीक, अगर क्लियर नहीं होगा तो फिर से एक बार देख लीजिएगा।
अब देखो 60,000 जो कि हमें पूंजी का अनुपात दिया गया है, और आपको मालूम है बेटा कि लाभ का प्रमाण जो है पूंजी के अनुपात में बढ़ता नहीं है। तो अगर नहीं दिया गया तो किस अनुपात में बांटोगे? जल्दी जल्दी बोलो, चलो चलो हीरा बेटे जल्दी बोलना शुरू करो, कितना आ रहा है? तो कितना आएगा? समान। और समान प्रमाण कितना? 1 1 1। तो अगर ये 60,000 है तो ये भी 60,000 होगा, ये भी 60,000 होगा। अब जोड़ना तो आपको अच्छे से आता ही है, फटाफट कैलसी कर लीजिए सबके सब। तो 60 20 80, 80 250, और ये भाई साहब कितने हो जाएंगे? 66 होंगे, एक बार देख लेते हैं। 60,000 प्लस 6,750 तो 66 750। तो अब पूछा गया है ए और बी को पूंजी के ब्याज से कितना मिलेगा, तो लिख देंगे ए को पूंजी के ब्याज सहित रकम कितना मिलेगा? 66,750, तथा बी को पूंजी के ब्याज सहित कितना रकम मिलेगा? 80,250। यहाँ पर आपका 3 मार्क्स कंप्लीट हो जाता है। यदि आपको फिर भी ना समझ में आए, फिर से एक बार वीडियो देखिए, और उसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं मैम कि ये चीज़ यहाँ पे कैसे आई। ठीक है, अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि राजू, हसू और संजू एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:2 दिया गया है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना निश्चित किया। साझेदारों ने किए त्याग की गणना कीजिए। अब आपको मालूम है कि एक चैप्टर ऐसा है जिसमें त्याग का अनुपात होता है और लाभ का अनुपात होता है। तो त्याग का अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए बेटा, और आपको लाभ का अनुपात का फॉर्मूला याद होना चाहिए। चलो चलो मेरे लाडले लोग फटाफट बोलना शुरू करो, त्याग का अनुपात क्या होता है? तो आप बोलोगे मैम त्याग का अनुपात बराबर पुराना माइनस नया। ठीक है, तो फिर लाभ का अनुपात क्या होता है? तो आप कहेंगे कि लाभ का अनुपात उल्टा कर दो सीधे, कि अगर ये पुराना माइनस नया है तो ये क्या हो जाएगा? नया माइनस पुराना। ठीक, इतनी बातें हमें क्लियर रखनी है। तो कैसे करेंगे देखिए, हमें ये ध्यान देना है कि यहाँ पूछा क्या है। पेपर में 2 ही चीज पूछेगी, या त्याग या तो लाभ। ठीक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि भाई पुराना अनुपात क्या है? पुराना अनुपात साझेदार कौन कौन से हैं? साझेदार आप कहोगे राजू है, हसू है, और कौन है? संजू है। पुराना अनुपात क्या है? 1:2:2। ठीक, अब देखो 1 2 1 3 3 2 5, तो टोटल कितना है? 5। 5 में से 1 किसका है? 1 भाग राजू का है, 2 भाग हसू का है, और 2 भाग संजू का है। तो आप ऐसे कर सकते हो 1/5, 2/5, 2/5। यहाँ तक क्लियर है? अब आगे देखिए, बदल दिया भविष्य में, यानी क्या? नया अनुपात। नया अनुपात क्या है बेटा? 3:2:1। तो 3 2 5, 5 1 6। ये कौन सा भाग है? तीसरा भाग, ये दूसरा भाग, ये पहला भाग है, यानी ये 3/6, ये 2/6, और ये 1/6। ठीक, अब मुझे क्या करना है? त्याग का प्रमाण। ठीक, तो राजू का त्याग बराबर पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात। पुराना कितना बेटा? पुराना है राजू का 1/5, माइनस नया कितना है? 3/6। अब देखो यहाँ पे आपको त्रियक गुणाकार करना है। यदि एलसीएम लेने आता है तो ठीक, नहीं आता तो त्रियक गुणाकार कर देंगे। 6 एकम 6 और 5 तियां 15। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 6 5 30, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर आएगा -9/30।
अब देखो यहाँ पे कई बच्चे करके छोड़ देते हैं, हमें यहाँ करके छोड़ना नहीं है। आपको ये याद रखना है कि यदि त्याग का दिया है और आंसर माइनस में आया है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, लाभ। ठीक, अब देखिए आगे, राजू के बाद किसका नंबर आता है, हसू का। हसू का त्याग बराबर फिर से वही पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, तो आप देखेंगे 2/5 माइनस 2/6, फिर से वही कि 6 दूनी 12 माइनस 5 दूनी 10, 6 5 30 बराबर क्या हो जाएगा, 2/30। क्या है ये, त्याग। यदि माइनस में कोई चीज़ है तो लाभ है, तो प्लस में होगी तो क्या हो जाएगा, त्याग। हसू के बाद कौन है बेटा, तो हसू के बाद है संजू, तो संजू का त्याग ये कितना है, तो ये है 2/5 माइनस माइनस का हो जाएगा 1/6, तो 6 दूनी 12 माइनस 5, 6 5 30, तो ये भी क्या हो जाएंगे 7/30, तो ये भी क्या है, त्याग। तो माय डियर मेरे लाडले, यहाँ पर जो है आपका 3 मार्क्स पार्ट 1 के और 3 मार्क्स जो है पार्ट 4 के कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पे अपने 6 मार्क्स जो है कंप्लीट हुए। अभी हम 2 सवाल और करेंगे, 31 हो चुका है, 32 हो चुका है। अब आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 33। चलिए, अब तक हमने 31 और 32 नंबर के क्वेश्चन को किया सेक्शन सी के। अब हम जो है आगे क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 को देखेंगे। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 33 और 34 में सबको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है पेपर में। उन्हें लगता है कि उन्हें बहुत कुछ आ रहा है, लेकिन वो वहीं पे गलती कर बैठते हैं। तो याद रखिए, जोश जोश में होश गंवाने नहीं है, एकदम ध्यान से ध्यान केंद्रित करके आपको क्वेश्चन नंबर 33 और क्वेश्चन नंबर 34 पे ध्यान देना है। और क्वेश्चन नंबर 33 तो चलो पार्ट 7 का है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 34 है वो आपको पार्ट 4 में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और पार्ट 7 में भी। तो कृपया करके बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहला, विसर्जन के समय पक्की तलपट में जमीन मकान रुपया 8 लाख और विनियोग रुपया 2 लाख दर्शाया है। उसके क्रम से रुपया 9 लाख और रुपया 1,50,000 मिले। संपत्ति के समय वसूली खाता क्या होता है, तो आपको मालूम है डियर कि संपत्ति के समय वसूली खाता क्या हो जाएगा, तो वसूली खाता उधार क्या क्या दिया गया है, जमीन मकान खाते का और विनियोग खाता का। और आपको नीचे विवरण कुछ भी लिखना नहीं है। अब जो रकम है वो लिख देते हैं। देखो, जमीन मकान कितना है आपका, तो जमीन मकान है बेटा 8 लाख और विनियोग कितना है, विनियोग है आपके 2 लाख। ठीक, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 लाख। अब बोला है कि उसके क्रमशः कितने मिल रहे हैं आपको, रुपया 9 लाख और 1,50,000 मिले, पैसे आ रहे हैं। रोकड़ आए तो उधार, पहले से बढ़ते आ रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है पहले का ए और अब इसी में आएगा बी, क्या हो जाएगा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार और वसूली खाते का। तो रकम कितनी है भाई, 9 लाख और 1,50,000, तो दोनों मिला के क्या हो जाएंगे, 10,50,000। ये आपका एक नंबर। दूसरा दिया है बही में ख्याति दर्शाई नहीं है। देखो, दर्शाई नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, फिर भी आगे देखो लोचा कर दिया, ध्यान से देखना। फिर भी विसर्जन के समय बिक्री के कितने मिल रहे हैं, 50,000 मिले। अभी भी क्या हो रहा है, रोकड़ आ रहा है, ठीक है। तो चलिए इसका भी कर ही लेते हैं। दूसरा क्या बोला है कि मिल रहे हैं कितने, 50,000, तो रोकड़ ऑब्लिक पैसे आ रहे हैं, तो रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता उधार और वसूली खाते का।
ठीक, कितने आ रहे हैं भाई? 50,000। 2 करने पर आपको कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर। आगे देखो क्या बोला है, अब 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन हमें चाहिए कितना? 3। तो 3 करने के लिए आपको कौन सा सवाल करना पड़ेगा? तीसरा। तो क्या बोला गया है कि आयकर की जिम्मेदारी 30,000 निश्चित हुई है और जिसे क्या कर दिया गया? चुका दिया गया। यानी पैसे गए, रोकड़ जाए तो जमा, रोकड़ आए तो उधार, रोकड़ जाए तो जमा। पेपर में आपको हमेशा यही याद रखना है, अगर मिल रहा है तो यानी रोकड़ 100% उधार होगा, और अगर जा रहा है तो यानी रोकड़ 100% क्या हो जाएगा? जमा। इस कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। थर्ड में है, आयकर की जिम्मेदारी 30,000 निश्चित हुई जिसे चुका दी, तो वसूली खाता उधार, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते का। रकम कितना कितना? 30,000, 30,000। ओके, यहाँ पे आपके 3 मार्क्स पक्के हो गए। ये कौन से चैप्टर का था? तो ये पार्ट 7 का था। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सम, जो आपको आते हुए भी आता नहीं है, यदि टीचर ने पूछ दिया तो आपका दिमाग घूम जाता है। यहाँ 2 चीजें बहुत ध्यान में रखने योग्य बातें हैं, एक लाभानी खाते की उधार बाकी और एक लाभानी खाते की जमा बाकी। तो बच्चा देखना ध्यान से, क्या क्या पूछा गया है आपसे कि आर बी और आई के बीच लाभानी वितरण का प्रमाण जो है वो 3:2:1 के प्रमाण में होता है और निम्नलिखित बाकियों का निपटारा करना है। सबसे पहला दिया है आपको सामान्य अनामत, उसकी रकम जो है 18,000 दी है। फिर आपको दिया लाभानी खाते उधार बाकी ₹12,000। फिर कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड दिया गया है, और कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड में रकम नहीं है तो आप रकम लिख लीजिए 8,000, 3, 2, 5, 1, 6। तो एक काम करो, 12,000 ही है, 18,000 ही है, तो 24,000 इसे लिख दो। ठीक, कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड 24,000 और लाभानी खाते की जमा बाकी कितना है बेटा? 6,000। ठीक, रकम कुछ भी आ सकता है और कभी कभी आपको रकम नहीं भी दिया रहेगा, लेकिन हमें क्या याद रखना है? रोजनामचा। अब ध्यान से देखिए, आपको 2 रोजनामचा ज्यादा याद रखने की जरूरत है। कौन कौन से? एक लाभानी खाते की जमा बाकी और एक लाभानी खाते की उधार बाकी। यदि ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर है तो आपके जो है एग्जाम में गलती होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आइए अब हम 12वें नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले सामान्य अनामत का निपटारा करते हैं। तो सामान्य अनामत का रोजनामचा क्या होता है बेटा? कि सामान्य अनामत खाते उधार, सामान्य अनामत खाते उधार कितने साझेदार हैं? 3। तो साझेदार पूंजी खाते का, तो आर के पूंजी खाते का, अगर देखो मान लो कुछ भी नहीं दिया है, अमाउंट नहीं दिया गया है, तो आप डायरेक्ट क्या लिख देंगे? साझेदार के पूंजी खाते का। बट अमाउंट दिया है तो हमें नाइंसाफी करनी नहीं है, हम बांट देंगे। आर के पूंजी खाते का, फिर बी के पूंजी खाते का, फिर आई के पूंजी खाते का। अब देखो रकम आपकी कितनी है? खाता पृष्ठ में तो आपको डैश डैश ही कर देना है। सामान्य अनामत कितना है आपका? 18,000। अब इसको बांटना कितने में है? बांटना है आपको 3:2:1 में। तो आप देखेंगे 3, 2, 5, 1, 6, 6 3 18, 3 3 9, 2 3 6, 3, तो 9,000, 6,000, 3,000। ठीक, कैलसी कर लीजिएगा। दूसरा क्या बोला है? लाभ हानि खाते की उधार बाकी। अब यहां से आपका दिमाग गड़बड़ होता है, यहीं पर हमें ध्यान रखना है, यहीं पर बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि उधार बाकी दिया है या जमा बाकी दिया है। तो मैं बताऊं? क्यों बताऊं? पहले लाइक करो। चलिए आगे आइए बताते हैं। ठीक है, लाभ हानि खाते की उधार बाकी, तो यहाँ लिखेंगे साझेदार के पूंजी खाते उधार। अब आपको मालूम है साझेदार के पूंजी खाते उधार में सबसे पहले कौन आएंगे? आर के पूंजी खाता उधार, बी के पूंजी खाता उधार,
देखो थोड़ा करिया हो गया, अच्छा नहीं लग रहा है, कलुआ को मिटा देते हैं। ला, ये बिल्कुल बिल्कुल इसको भी गोरा बनाते हैं। ठीक, तो ए हो गया आर के पूंजी खाता उधार, बी के पूंजी खाता उधार और आई के पूंजी खाता उधार, और क्या हो जाएगा, लाभानी खाते का। रकम कितनी है, तो रकम है आपकी 12,000। अब 12,000 है, 3 2 5 1 6, 6 दूनी 12,000, तो ये आ जाएगा 2 3 6,000, ये आ जाएगा 4,000 और क्या हो जाएगा 2,000। ठीक, ये दो आपके क्लियर हुए। अब तीसरा क्या है, वैसे दिया तो जाएगा एग्जाम में 3 ही, लेकिन मैंने 4 लिख दिया ताकि आप इन दोनों में कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड, फंड है फिर से वही कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड खाता उधार। इसे याद करना ना भूले, नंबर चाहिए तो बिल्कुल याद कर लो, नॉलेज चाहिए तो भी याद कर लो। फंड खाता उधार, फिर से 3 महाशय, आर के पूंजी खाता, बी के पूंजी खाता, और हाँ पेपर में आपको डॉट डॉट नहीं करना है, आपको पूरा लिखना है, क्या आप लोग शॉर्टकट बहुत मारते हैं, आई के पूंजी खाता। ठीक, मेरे बच्चे चलो फटाफट जो है बता दो इसका कितना है। इसका 24,000 ले लिया है मैंने। अब 24,000 है, 3 2 1 है, तो 6 चौक 24, तो यानी 4 3 12,000, 4 3 12,000, 8,000 और 4,000, 12 8 20 4 24। लास्ट क्या बोला गया है, लाभानी खाते की जमा बाकी, कोई दिक्कत नहीं है। लाभानी खाता उधार, आर के पूंजी खाता का, बी के पूंजी खाता का, और आई के पूंजी खाता का। तो लाभानी खाता उधार बाकी कितना है, 6,000 है, तो इसका तो टेंशन ही नहीं है। क्या कर देंगे, 3,000, 2,000, 1,000, खत्म। ध्यान देने वाली बात कौन सी है इसमें बेटा, लाभ हानि खाते की उधार बाकी, लाभ हानि खाते की जमा बाकी। कई बच्चे क्या करते हैं कि इसको देखने के बाद सोचते कि अरे यार ये कौन सा सवाल उठ के चला आया, और इसी के जैसा आप पार्ट 4 में क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे तो आपको ध्यान आएगा कि भाई ऐसे भी सवाल पार्ट 4 में आते नहीं। तो तुमने क्या किया है, आप लोगों ने हमेशा त्याग का अनुपात और लाभ का अनुपात किया है, उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, लेकिन एक ग्रह नक्षत्र नंबर हथिया के बैठा रहता है। तो यदि आप इस पर ध्यान देंगे तो नंबर नहीं कटेंगे, और यदि ध्यान नहीं देंगे तो नंबर कट जाएंगे। तो आप बताइए आपको नंबर कटवाने हैं, नहीं ना, तो कोई बात नहीं, आपको ये सभी को करना है। ठीक है, फिर भी यदि आपको समझ में नहीं आता तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको कमेंट कर देना है शिखा मैम हमें ये सवाल नहीं आया, तो आपके शिखा मैम हाजिर हो जाएंगे और सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो बने रहिए मेरे साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आज के लिए सेक्शन सी कंप्लीट होता है, अब हम कल से करेंगे सेक्शन ई। ओके।